ये रातें ये मौसम नदी का किनारा और चल चल हवा। तो दोस्तों, ये बारिश भी काफ़ी अजीब होती है। कभी कभी सिर्फ पानी नहीं, अपने साथ कुछ ऐसी यादें भी ले जाती है जो इंसान को कभी हद से ज़्यादा खुशी और कभी हद से ज़्यादा दुख देती है। और आज रेमन और टैंग वे के सामने वही यादें बन के खड़े थे जिन्हें वो पिछले 10 साल से भुलाने की कोशिश कर रहा था। टैंग काफी खुश होके वे से कहती है, वे मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता, इतने सालों में मैंने तुम्हें कई बार ढूंढने की कोशिश की, हर वो जगह जहाँ मुझे लगा तुम हो, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। पर इस बार मुझे यकीन था कि ये कॉन्ड्रे हमें तुम तक जरूर ले आएगा। मैंने कहा था ना रेमन, इस बार हम वे को जरूर ढूंढ लेंगे। और टैंक की बात सुन के कॉन्ड्रे एकदम गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, क्या तुम्हें भरोसा था? तुमने तो मेरे सिर पे गन रख दी थी अपना काम निकालने के लिए, और तुम कहती हो तुम्हें भरोसा था? वो तो बेचारा मेरा भाई बे, 1 मिनट और लेट होता तो मैं तो आज भगवान को प्यारा हो जाता। कैसी पुलिस वाली हो तुम, अपना काम निकालने के लिए किसी भी मासूम को मार दोगी हैं? रेमन आगे से कहता है कॉन्ड्रे को शांत करने के लिए, कॉन्ड्रे रिलैक्स कर यार, टैंक पुलिस वाली है, वो तुझे कभी नहीं मारती। और कॉन्ड्रे आगे से और गुस्सा हो जाता है, क्या कहा? ये पुलिस वाली है, ये कभी नहीं मारती। तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरे हुए थे ये सोच के कि ये मुझे मार ना दे, वो तो मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। ये बहुत बुरी पुलिस वाली है, वे मेरे भाई। रेमन आगे से कहता है, कौन रे शांत शांत शांत। कॉन्ड्रे कहता है, क्या है शांत? मुझे नहीं पता, मैं मुझे नहीं पता, इसने तो मुझे मार ही दिया था। तभी वे बोलता है, कॉन्ड्रे रिलैक्स। कॉन्ड्रे आगे से कहता है, बट मेरे भाई ये मुझे मारने। वे उसे बीच में रोक के बोलता है, कॉन्ड्रे टैंक का तुझे मारने का कोई प्लान ही नहीं था। कॉन्ड्रे कहता है, तुझे कैसे पता वे? और वे कहता है, जरा एक बार टैंक की गन की तरफ देख, उसने अभी तक अपनी गन को अनपिन नहीं किया। तभी कैमरा शिफ्ट होता है टैंक पर और वो अपनी गन को हल्का सा देखती है एंड देन वे की तरफ देखती है और कहती है, शार्प आइज। वे 10 साल बाद भी। और तभी रेमन काफी कॉन्फिडेंस और खुशी से बोलता है, तभी कहता है टैंक से, 10 साल जरूर बीत गए टैंक, पर हमारा वे आज भी वैसे का वैसा ही है। बाज की नजर, चीते की रफ्तार और दिमाग आज भी भेड़िए जैसा, सबसे तेज, सबसे बेहतर। दैट्स माई वे शन। रेमन वे की तरफ देख के उससे फिर पूछता है, वे मेरे भाई, ये कौन सी जगह है? इतने सालों से क्या तुम यहीं रह रहे थे? मैंने तो तुम्हें हर जगह ढूंढा जहाँ मुझे लगा तुम होगे, पर इस जगह के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, और ना ही तुम्हारे किसी भी डॉक्यूमेंट में इस जगह के बारे में कुछ लिखा है। ये क्या जगह है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। वे कुछ देर सोचता है और फिर रेमन की बात का जवाब देता है, ये हमारा पुराना घर है। जब मैं छोटा था, मैं, मेरी बहन मिमी और मेरी माँ यहीं रहते थे। जब भी हमारी स्कूल की छुट्टियां हो या गर्मियों की छुट्टियां, हम हमेशा यहीं आके मज़ा करते थे। मैं और मिमी पूरा दिन यहीं खेलते थे, यहीं खाना, यहीं सोना, सब कुछ। जिंदगी एकदम बढ़िया थी। कभी कभी तो जैकी भी हमारे साथ यहाँ खेलने आता था। मैं और जैकी मिलके मिमी को बहुत परेशान करते थे। बस इस घर में हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर इस घर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी है। रेमन आगे से कहता है, तो क्या तुम पिछले 10 साल से यहीं हो? वे थोड़ा सा परेशान होता है, बट वो आगे से जवाब देता है, नहीं, 10 साल पहले जब हमने पेंड्रू को पकड़वाया तो उसके बाद मैं फ्री था, और बट जैकी की यादें मुझे अंदर से खाई जा रही थी। मैं कभी अपने आप को माफ ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि जैकी की मौत का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। शायद मैं उसे पहले बता देता कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं उसे प्रोटेक्शन देता, मैं उसे यहाँ से भगा देता, पर मैं उसे अंत तक यूज करता रहा अपने काम के लिए।
ताकि मैं बस सनोली गैंग को खत्म कर पाऊं। पर क्या फायदा हुआ, आज भी इस देश में, कंट्री में क्राइम ही क्राइम है। हम पुलिस वाले तो बस मजाक बन चुके हैं। मैं अपने आप को माफी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अमेरिका चले गया था अपनी माँ से मिलने के लिए। टैंग और रेमन काफी ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। वे बताता है 10 साल पहले मैं जब अमेरिका अपनी माँ से मिलने गया, मुझे लगा मेरी माँ मुझे देख के काफी खुश होगी। पर जब मैं अपनी माँ के घर के बाहर पहुंचा, मैं काफी देर तक बेल बजाता रहा, पर मेरी माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला। तभी मेरा ध्यान गया ऊपर जलती लाइट्स पर। मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि दिन में भी लाइट जलना काफी अजीब बात है, और मेरी मम्मी तो कभी हमें एक फालतू लाइट 1 सेकंड भी जलाने नहीं देती थी। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने दरवाजा तोड़ा और मैं घर के अंदर गया। घर के अंदर काफी गंदी स्मेल आ रही थी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इधर उधर देखा, मैं चीखा, माँ माँ तुम कहाँ हो? पर मेरी माँ का कोई जवाब ही नहीं आया। तभी मैं किचन की तरफ गया, वो स्मेल उसी तरफ से आ रही थी। और जैसे मैं किचन में पहुंचा, मैंने देखा मेरी माँ जमीन पर गिरी हुई थी, खून में लथपथ। किसी ने उसको बेरहमी से मार डाला था। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। पहले मैं अपनी बहन को खो दिया, फिर जैकी को, और अब मेरी माँ भी। इस क्राइम की दुनिया ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, बल्कि मुझसे सब कुछ छीन लिया। बस तभी से मैं यही हूँ, ना कोई कांटेक्ट ना कुछ। बस कॉन्ड्रे मेरा भाई मुझसे मिलने आता है, दैट्स इट। और मैं तुम्हें भी यही कहूंगा, तुम्हें देख के मैं खुश हूँ, पर अब मैं वो वे नहीं जिसकी तुम्हें शायद उम्मीद है। टैंग, रेमन और यहाँ तक कि कॉन्ड्रे भी, जो हमेशा हंसता रहता है, वो आज वे की बात सुन के एकदम शांत था। वो तीनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो वे को क्या बोले। उस आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया। तभी टैंग कहती है, वे आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने अपनी लाइफ में इतने लोगों को खो दिया जिनसे तुम प्यार करते थे। पर वे, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें नहीं पता इस शहर में क्या हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में इतने लोगों ने अपना परिवार और अपने दोस्तों को खो दिया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। वी नीड यू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वे आगे से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो वे नहीं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूँ। और तुमने कहा लोगों ने अपना परिवार खोया, अपने दोस्त खोए, मैंने भी खोया अपना दोस्त जैकी। और यहाँ तक कि मैं आज भी फील करता हूँ कि मैं उसकी जान बचा सकता था, और यही बात मुझे आज तक अंदर से खा रही है। मैं अपनी बहन को भी खो चुका हूँ, अपनी माँ को भी। अब बस मुझ में और शक्ति नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। टैंग, रेमन, तुम जा सकते हो। वे चुपचाप एक दीवार के साथ जाके खड़ा हो जाता है अपने कमरे के किनारे पे। टैंग अचानक गुस्सा हो जाती है और वे वैसे कहती है, मैं मानती हूँ तुमने अपना सब कुछ खोया, पर मैंने भी, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। पर आज तुम्हारे पास मौका है उन लोगों के लिए कुछ करने का जो अभी भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार को खोना नहीं चाहते। उनकी मदद करो। वे, इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। इन्होंने पहले ही कितने लोगों को बेरहमी से मार चुके हैं। ना ये बच्चों देखते हैं और ना ये औरतें, जो इनके रास्ते में आता है ये सबको जान से मार डालते हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे जैसा एक शार्प और समझदार पुलिस वाला हमें और पूरे डिपार्टमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। वे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। टैंग और चीखने लग जाती है, वे तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रेमन धीरे से टैंक के पास जाता है और वो कहता है, टैंक, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शायद ये वैसे बात करने का सही वक्त नहीं, हम दोबारा आएंगे। टैंक गुस्से से रेमन को कहती है, ठीक है, तुम्हें दोबारा इससे बात करनी होगी तो कर लेना, पर ये, मैं इससे दोबारा कभी बात ही नहीं करूंगी। ये समझ ही नहीं रहा कि मैं इसे क्या कह रही हूँ। हमें जरूरत है इसकी, हमें बाकी लोगों को बचाना पड़ेगा। अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो पता नहीं वो लोग अब क्या करेंगे। वो रेड जैकेट मैन और उसके साथी बहुत खतरनाक है, तुम तो जानते ही हो रेमन। रेमन कहता है, मुझे पता है, पर मुझे यकीन है वे आएगा। टैंग रेमन को गुस्से से देखती है।
बट वो कहती है आई होप तुम सही हो रेमन, और टैंक चुपचाप वहां से चले जाती है। रेमन भी उसके पीछे वहां से जाने ही लगता, पर तभी वो वे की तरफ देख के कहता है वे, मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया है, पर अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिनका परिवार तुम बचा सकते हो। मैं तुम्हें बस कुछ नहीं बता सकता ज्यादा उन लोगों के बारे में जो लोग ये सब कर रहे हैं, पर हाँ वो एक नोट छोड़ गए थे, पर शायद ये नोट हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए था। और रेमन वो नोट एक टेबल पे रख के चला जाता है। कॉन्ड्रे बोलने ही लगता वे, तुम ठीक हो मेरे भाई? तभी वे कहता हाँ कॉन्ड्रे तुम भी जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। कॉन्ड्रे वहां से चुपचाप चले जाता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। वे इस कमरे में एकदम अकेला खड़ा था, जैसे शायद वो पिछले 10 साल से हो, और या फिर यही उसका मन था कि कोई उसे परेशान ना करे। पर तभी वे उस नोट की तरफ देखता है जो रेमन उसके लिए छोड़ के गया था। सबके जाने के बाद वे चुपचाप उस नोट की तरफ बढ़ता है जो रेमन उसके लिए छोड़ गया था। वे उस नोट को उठाता, और ये वही नोट था जो रेड जैकेट मैन शुरुआत में टैंक के लिए छोड़ गया था। इस पे साफ साफ लिखा था आई वॉन्ट वेशन बाय डॉग आइज। वे इस नोट को काफी ध्यान से देखता है, और अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शायद वे ने इस नोट में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख के उसे किसी चीज की याद आ गई हो। वे फटाफट अपने कमरे में एक अलमारी को खोलता और अपने सामान को बिखरा देता है, जैसे कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अचानक से वे एक बॉक्स उठाता है और उसमें से निकालता है एक नोट। ये नोट देखने में वैसा ही लग रहा था जो रेमन छोड़ गया था वे के लिए, पर जब वे उस नोट को खोलता है तभी वे एक फ्लैशबैक में चले जाता है। हाँ, वे उसी दिन में पहुंच गया था जब वो अपनी माँ से अमेरिका मिलने गया। वे की माँ रसोई में गिरी पड़ी थी, खून में लथपथ, पर तभी वे देखता है कि उसके माँ के हाथ में एक नोट था, और जैसे ही वे उस नोट को उठा कर देखता है, उस नोट में लिखा था वे फॉर यू।